दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। क्या है शो में आज, क्या है देश में आज, खबरों के लिहाज से सबसे पहले बताएंगे कि सुशांत सिंह मामले में क्या हुआ। क्या भाई के बाद अब रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार होंगी? एक एक्ट्रेस को केंद्र सरकार ने सुरक्षा दी, उनके इल्जामों पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि हमारे और आपके घरों में, स्कूलों में अब पढ़ाई लिखाई का जो नया सिस्टम आने वाला है उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्या बड़ी बात कही। बात चीन की भी होगी, क्योंकि लद्दाख के बाद अब चीन अरुणाचल प्रदेश में बवाल कर रहा है। इसके अलावा बिहार में चुनाव है, कुछ बड़े राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, जिसके चलते मैं घर के स्टूडियो से मुखातिब हूँ और आपका भी मूवमेंट कम हो रखा है, कोरोना की दवाई कब तक आएगी, चेहरे पर मास्क कब तक लगाए रखेंगे, इन सब पर विस्तार से बात। पर सबसे पहले दिन का वीडियो। वीडियो में खून से लथपथ एक शख्स जमीन पर निढाल पड़ा है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए ब्लर्ड हैं। भीड़ घेरे हैं, कुछ पुलिस वाले भी हैं। भीड़ के हाथ में लाठी डंडा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का है। यहाँ तरिया सुजान थाना इलाके में एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग की आवाज सुनते ही अगल बगल के लोग आए और आरोपी को घेर लिया। खुद को घिरा देख आरोपी ने हवाई फायरिंग की, लेकिन भीड़ ने अपराधी को लाठी डंडों से ऑन स्पॉट ही सजा दे दी। पुलिस मौके पर आई, लेकिन भीड़ नहीं रुकी। इस वीडियो की कई तरह की व्याख्याएं हो सकती हैं। फैसला ऑन द स्पॉट वाली व्याख्या, लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ते सिस्टम की व्याख्या, लोगों के अपने हाथ में कानून लेने की व्याख्या, लोगों के आक्रोश के जायज या नाजायज होने की व्याख्या और पुलिस की मुस्तैदी की व्याख्या। आपकी क्या व्याख्या है, जरूर बताइए। बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब ड्रग्स कनेक्शन की जांच हो रही है। इसके सामने आने के बाद सीबीआई और एनसीबी की टीमें लगातार एक्शन में है। एनसीबी ने आज फिर से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। गिरफ्तारी की जा सकती है, ऐसी खबरें लगातार चल रही हैं। कल भी रिया चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ हुई थी। बाकी जो आरोपी हैं, जैद, सैमुअल, मिरांडा और शौविक, उनको मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण कुमार समेत अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाने का केस दर्ज कराया। रिया ने जालसाजी, एनडीपीएस एक्ट और टेली मेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस 2020 के खिलाफ केस दर्ज कराया। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे के मुताबिक 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत को उनकी बहन प्रियंका सिंह ने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण कुमार से फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भेजा था। इस प्रिस्क्रिप्शन में उन दवाओं का जिक्र था जो एनडीपीएस एक्ट के तहत आती हैं और इनकी मनाही है। दूसरी सुर्खी भी इसी मामले से जुड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। कंगना ने ट्वीट कर इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। ये सुरक्षा कंगना रनौत की शिवसेना नेताओं के साथ चल रहे ट्विटर वॉर के बाद दी गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दी थी। इसके बाद कंगना ने मुंबई आने का चैलेंज दिया। इन सब की शुरुआत कैसे हुई, इस पर बहुत बात हो चुकी है। बयानों पर आजकल हमारे देश में खूब बात होती है। कोई किसी की हैसियत बताता है, कोई किसी को चुनौती देता है, कोई पीओके से तुलना करता है, कोई उसे मुंबई का इल्ज़ाम बताता है, मुंबई पर इल्ज़ाम बताता है, कहता है कि मुंबई की मानहानि है। सब तरफ से कुल जमा ये समझ लीजिए कि भरपूर पॉलिटिक्स हो रही है। मसलन भाजपा के नेता राम कदम, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से कंगना को सुरक्षा देने की मांग की, तो फिर कंगना ने कहा कि मुझे मूवी माफिया से ज़्यादा मुंबई पुलिस से डर लगता है।
उन्होंने हिमाचल सरकार या केंद्र सरकार से सुरक्षा मांगी और अब ये सुरक्षा मिल गई है। पर ये यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि बयान है और बयानों के पीछे की लंबी राजनीति है, तो आगे भी ये चलता रहेगा। अगली सुर्खी शिक्षा नीति से जुड़ी है, नई शिक्षा नीति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को किसी सरकार की नहीं, देश की शिक्षा नीति बताया और कहा कि इस शिक्षा नीति में सरकार का दखल और प्रभाव कम से कम होना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री ने कब कही? प्रधानमंत्री ने ये बात राज्यपालों के सम्मेलन पर कही, जो नई शिक्षा नीति के बारे में था। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद थे। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकारता की एक्सेप्टेंस का मूल कारण यही है। शिक्षा नीति क्या हो, कैसी हो, उसका स्वरूप क्या हो, ये तय करने के बाद अब देश एक स्टेप और आगे बढ़ा है। अब पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है, संवाद हो रहा है। ये व्यापक विचार विमर्श इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। कोरोना संकट और बाढ़ से जूझ रहे बिहार में साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को चुनावी अभियान की शुरुआत की। वर्चुअल रैली के जरिए निशाने पर लालू परिवार रहा, वही परिवार जिसके साथ 2015 में नीतीश कुमार शासनादेश जनादेश मांगने के लिए जनता के बीच गए थे। नीतीश बोले कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, अंदर हैं और ट्वीट करते हैं। ये इशारा था लालू प्रसाद यादव की तरफ, जिनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ जिसमें नीतीश पर तंज कसा गया था कि ये चुनावी चूरन बांटते हैं 15 साल से। नीतीश ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर हो रही अपनी सरकार की आलोचना का भी जवाब दिया। और कौन लोग थे? कुछ चंद लोग थे, वैसे लोग जिनको पूरा संरक्षण देने वाले लोग हैं। आजकल कुछ कुछ बोल रहे हैं। कैसे चलते थे? कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। आजकल वही चीज है जी, भूल गए क्या था। मैं तो सबको कहूंगा कि पुराना फोटो बहुत जगह उपलब्ध है, बताइए वो फोटो और आज का फोटो देखिए। आजकल तो एक एक चीज चल रहा है। सोशल मीडिया का तो दो हिस्सा है। एक सही मायने में पॉजिटिव होता है, सब चीज को जानकारी, एक एक चीज की सुविधा, और दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग। बहुत लोग दुरुपयोग करते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग एक एक अपना बहाल करके रखे रहते हैं जो कुछ से कुछ लिखता है, अंदर है और ट्वीट करते हैं जी। कोई ना कोई बहाले ना है तो लिखते रहता है, यही सब ना होता रहता है। नीतीश ने एक पुराने वाकये का जिक्र किया इस दौरान। कहा कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है। 2007 में बाढ़ आई तो करीब 22-23 जिले इससे प्रभावित हुए। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर काम किया, 1-1 क्विंटल अनाज बांटा। इस दौरान एक कार्यक्रम में जब दरभंगा गया तो वहां सुना कि लोग हमको क्विंटलिया बाबा बोल रहे थे, क्योंकि पहली दफा लोगों को इस तरह से अनाज मिला था। ये तो जेडीयू के मोर्चे की बात हो गई। अब इनके साझीदारों की बात कर लेते हैं। बीजेपी आज इस चिंता में रही कि एलजेपी का अगला कदम क्या होगा। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उन्होंने बीते दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान की खुलासा किया था, आलोचना की थी कि SC/ST समुदाय में यदि किसी की हत्या होती है तो उन्हें नौकरी दी जाए। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार अपने पुराने वादे पूरे कर लें। SC/ST समुदाय को जो जमीन देने का वादा था या जो पुराने अपराध हुए हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच करवा लें उनकी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, आज जब संसदीय दल की मीटिंग हुई उस दौरान सूत्रों के मुताबिक कि हमें जीतन राम मांझी जी पर बयानबाजी नहीं करनी है।
कई लोगों ने कहा कि मांझी को नीतीश कुमार जेडीयू के पाले में एनडीए के बैनर तले इसलिए लाए हैं ताकि वो दलित कार्ड पेश कर सकें रामविलास पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी के सामने। तो चिराग ने एक तरफ तो अपने नेताओं को यह हिदायत दी कि मांझी जी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी है, दूसरी तरफ सूत्र बताते हैं कि संसदीय बोर्ड की मीटिंग में सब नेताओं ने चिराग से कहा कि जनता में नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी है, कोरोना के दौरान चुनाव करवाने को लेकर नाराजगी है, हमें नीतीश कुमार के नाम पर ना तो वोट मांगना चाहिए ना ही चुनाव लड़ना चाहिए। यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी चिराग पासवान को कालिदास कहती है, अपमान करती है, ये दुरुस्त नहीं है। चिराग पासवान ने कहा उचित समय पर सही फैसला लिया जाएगा, फिलहाल जनता के लिए काम करिए। वैसे जनता के लिए काम करने का दावा करने वाले जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का भी बयान आया। वो बोले कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, एलजेपी के साथ नहीं है, और बीजेपी उसका कोई बयान नहीं आ रहा। हालांकि पिछले दिनों बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने हमारे प्रोग्राम नेताजी घेरे में इसकी रिकॉर्डिंग के दौरान कहा कि सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए। लेकिन ना तो जेडीयू को भरोसा है एलजेपी पर, ना एलजेपी को जेडीयू पर। ऐसे में कयासबाजियां चल रही हैं कि क्या तीसरा मोर्चा बिहार में अवश्यंभावी हो गया है? क्या चिराग पासवान केंद्र में नरेंद्र मोदी के साथ बने रहेंगे लेकिन बिहार में नीतीश के मुकाबले उतरेंगे? और क्या पप्पू यादव सरीखे नेता उनके इस तीसरे मोर्चे का हिस्सेदार होंगे? ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। इस तरह की तस्वीरें आज देश के कई शहरों से आई हैं। 5 महीने से बंद मेट्रो ट्रेनों का पहिया आज फिर से घूमना शुरू हुआ। लॉकडाउन लगने के बाद मार्च में ही मेट्रो की सर्विसेज बंद कर दी गई थी। अब चरणबद्ध तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ इन्हें फिर से शुरू किया गया है। दिल्ली मेट्रो के अलावा देश के 9 शहरों में मेट्रो की सवारी शुरू हुई। दिल्ली में मेट्रो को फिलहाल 2 शिफ्ट में 8-8 घंटे के लिए चलाया जा रहा है। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, दूसरी शाम को 4 बजे से 8 बजे तक, यानी ऑफिस आवर्स, वर्किंग आवर्स में। इसके अलावा किस दरवाजे से बाहर निकलना है, कहां से एंट्री लेनी है, यह भी अलग अलग तय किया गया। दिल्ली मेट्रो में जिन्होंने सफर किया है, मुझ समेत, वो जानते हैं कि कितनी भीड़ होती है। लगभग 30 लाख लोग रोजाना सफर करते थे दिल्ली मेट्रो से, और मेट्रो बंद तो दिल्ली बंद वाला हाल था। बहुत से नौकरीशुदा लोगों के लिए मेट्रो ही ट्रांसपोर्ट का जरिया है। अब कोरोना के डर के बावजूद मेट्रो चलने से लोग खुश हैं। सुनिए उनकी बात। ऐसे ही जा रहे थे जी, दुखी होके, कभी मोटरसाइकिल से, कभी बदल के कुछ न कुछ साधन। अब मेट्रो खुल गया तो ये मेट्रो खुल गई, बहुत अच्छा लगा। पहले कैसे ट्रैवल पहले तो बहुत परेशान होते, बहुत धक्के खाते जाते थे जी, बहुत परेशान थे। कैसे बहुत अच्छा लग रहा जी, बहुत अच्छा लग रहा। हाँ जी, क्योंकि पहले बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, हमें एक्सपेंस भी ज़्यादा करना पड़ता था और सेफ भी नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था। अब वो सारी सेफ्टी हमें मिलेगी। जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, जो अपना मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, अगर उनको फॉलो करते हैं तो सेफ्टी के साथ बाय रोड से ज़्यादा सेफ है ये। तो मेट्रो शुरू हो गई। 2 दिन बाद होटल और पब भी शुरू हो जाएंगे। चेहरे पर मास्क पहनकर हम एक सामान्य जिंदगी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के आंकड़े बिना किसी कोशिश के असामान्य ढंग से बढ़ रहे हैं। नित नया रिकॉर्ड, रोजाना आंकड़ा 1 लाख छूने के बिल्कुल करीब। लगातार 2 दिन से रोजाना का आंकड़ा 90,000 से ज्यादा का है, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना के अब तक ज्ञात कुल मामले हो गए हैं 42 लाख से ज्यादा। हालांकि राहत की बात यह है कि 32 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। रोज तकरीबन 1000 लोगों की मौत हो रही है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 71,642 हो गया है, और हर उम्र के लोग मर रहे हैं, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी। अच्छा इलाज और प्लाज्मा ट्रांसप्लांट इसके बावजूद कोरोना मरीजों की जान ले रहा है। आज ही का उदाहरण देता हूं। यूपी में आईएएस अधिकारी सुशील कुमार मौर्य की इससे मौत हो गई। उन्हें प्लाज्मा चढ़ाया गया था, इसके बावजूद जान नहीं बचाई गई। आप अपने आसपास देखिए, आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। संक्रमण की तेज रफ्तार ऐसी कि हमने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया में कुल कोरोना केस के हिसाब से भारत का दूसरा नंबर है, लेकिन रफ्तार यही रही तो हम पहले नंबर पर आ जाएंगे, अमेरिका को पछाड़कर। अमेरिका में कोरोना के मामले लगभग 65 लाख हो चुके हैं, लेकिन अब वहां पर रफ्तार सुस्त हो गई है, भारत से काफी कम है। भारत में ब्राजील या अमेरिका से लगभग दोगुनी रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं। यानी ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि भारत में भी कोरोना से हालात दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है। ये हालात और कितने खराब हो सकते हैं? कोरोना के रोजाना वाले केस कितने ऊपर जा सकते हैं? ये सवाल हमने लंदन के इंपीरियल कॉलेज में
कोरोना मामलों की मॉडलिंग पर रिसर्च कर रही संगीता भाटिया से पूछा। सुनिए। आने वाले हफ्ते में मेरी रिपोर्ट के हिसाब से, हमारी रिपोर्ट के हिसाब से डाउनवर्ड ट्रेंड ये नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नंबर्स कुछ कम होंगे। ये नंबर्स हम प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं, ये आंकड़े हम बनाते हैं पिछले जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनको नज़र में रख के, जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं उनको नज़र में रख के, और अमूमन एक जिसे कहते हैं इन्फेक्शन फेटिलिटी रेशियो, यानी कि कितने लोग, अगर 1000 लोग बीमार हुए कोविड-19 से तो कितने लोगों की मौत हो सकती है। इन सब चीज़ों को मिला जुला कर हम ये एस्टिमेट बनाते हैं और इसके हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि अभी कोई डाउनवर्ड ट्रेंड है। अभी भी ये आंकड़ा मौतों का बढ़ेगा और आने वाले हफ्ते में इसी तरह से हम लगभग 1000 मौतें हर दिन कोविड-19 की वजह से इंडिया में देखेंगे, ऐसा डर है। जहाँ तक पीक का सवाल है, पीक की प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल काम है और ये चीज़ ऐसी होती है क्योंकि स्थिति इतनी जल्दी बदलती है, इतनी तेज़ी से बदलती है कि बहुत लंबे समय के लिए फोरकास्टिंग करना बहुत मुश्किल है। तो कोरोना के मामले कम होंगे ऐसा जानकार अभी नहीं मान रहे। रोजाना वाले मामले अभी और ऊपर जा सकते हैं। लेकिन एक चीज आप महसूस कर रहे होंगे कि लोगों को अब कोरोना से उतना डर नहीं रहा जितना पहले था। नए मामले तेजी से बढ़ रहे, मौत भी हो रही, फिर भी ऐसा लगता है कि लोगों ने इस बीमारी को सामान्य होने के भाव में स्वीकार लिया। अब कोरोना फैलने और अस्पतालों की बदहाली पर उस तरह के सवाल भी सरकारों से नहीं पूछे जा रहे जैसे शुरुआत में पूछे जाते थे। पर फिर भी सवाल मन में उठते हैं कि क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? कब तक हम चेहरों पर मास्क और मन में खौफ लिए घूमते रहेंगे? कहीं तो कोई उम्मीद होगी। हमने यही सवाल एक्सपर्ट से पूछा। सुनिए। अभी गवर्नमेंट ने टेस्टिंग बढ़ाई है, संख्या और बढ़ेगी और ये बहुत दुख की बात है कि हमारी संख्या बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब धारावी का कंट्रोल हुआ था इन्फेक्शन, हमको सराहा था। हमारा दिल्ली का ग्राफ नीचे जा रहा था, आज मैंने गुजरात का ग्राफ देखा, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। और भी स्टेट्स के ग्राफ देखे, कम होके बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये हमारी लापरवाही का इंडेक्स है, लापरवाही का नतीजा है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा दुख की बात है मैं कि कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना लोगों के चेस्ट में आ रहा है। मैं सीटी स्कैन जब करा रहा हूँ, ऐसे लोगों का जिनका कोविड नेगेटिव है उनके सीटी स्कैन में भी कोरोना आ रहा है। इसलिए अपने मुंह को कृपया कवर्ड रखिए, अपनी नाक को कवर्ड रखिए और अपने को बचा के रखिए। उम्मीद सिर्फ वैक्सीन शब्द में दिखती है। वैक्सीन से कितने दूर हैं हम, जितनी दूर अभी दुनिया के बाकी देश हैं। वैक्सीन वाला काम अभी ट्रायल में चल रहा है। सबसे पहले वैक्सीन बनाकर इस्तेमाल करने का दावा रूस ने किया था। हालांकि इस वैक्सीन पर सवाल उठे। अब खबर है कि रूस ने भारत के साथ इस वैक्सीन की अहम जानकारियां साझा की। रूस के मॉस्को शहर में स्थित गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से भारत के वैज्ञानिकों को वैक्सीन स्पुतनिक 5 की जरूरी जानकारियां मिली। स्पुतनिक 5 के पहले और दूसरे फेज में 76 लोगों पर ट्रायल हुआ। ट्रायल का डेटा प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मैगजीन लैंसेट में छापा गया। ट्रायल में ये बात सामने आई कि वैक्सीन से शरीर में वायरस के खिलाफ मजबूत इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है और इसके बाद से भारत के वैज्ञानिक इस वैक्सीन की जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब स्पुतनिक 5 के तीसरे फेज का ट्रायल भारत में कराया जा सकता है। हालांकि सऊदी अरब जैसे और भी कई देशों में रूस ट्रायल कराने की बात कर रहा है। रूस की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सितंबर के महीने में ही वैक्सीन का मास प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। रूस के अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन भी तैयार होने के सबसे करीब है। इस वैक्सीन का भी भारत में ट्रायल चल रहा है। ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन के साथ साथ 2 और वैक्सीन है जिनका ट्रायल चल रहा है भारत में। यानी कुल मिलाकर दुनिया में सभी वैक्सीन अभी ट्रायल वाले फेज में है। कहने का मतलब अभी वक्त लगेगा। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या विश्वनाथन ने हाल ही में कहा था कि दुनिया में प्रभावी तरीके से वैक्सीन बांटने वाला काम 2021 के मध्य तक ही शुरू हो पाएगा। यानी अभी और इंतजार है। वैक्सीन तैयार करना पूरी लड़ाई जीतना नहीं है, सिर्फ लड़ाई का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा होता है वैक्सीन का मास प्रोडक्शन और फिर इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाना, यानी कि सप्लाई। 7 अरब लोगों की दुनिया में हर आदमी तक वैक्सीन पहुंचाना कितना मुश्किल काम है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये चुनौती भारत के लिए भी होगी। कुल मिलाकर फिलहाल वैक्सीन इंतजार के मोड में, हमें इंतजार के मोड में रहना पड़ेगा जब तक हम वही कर सकते हैं जो अब तक कोरोना से बचने के लिए करते आए हैं।
मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, सावधानी रखना, लगातार अपनी इम्यूनिटी बेहतर करने पर काम करना। ये ना समझिए कि आंकड़ा रोज़ाना आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा हो रहा है तो उस आंकड़े में हम कभी शामिल नहीं होंगे। इंसानों को एक बीमारी होती है पॉजिटिव बायस्ड की, उन्हें लगता है कि कुछ भी बुरा उनके साथ नहीं होगा। अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव रहिए, लेकिन बुरे से सतर्क रहिए, कोविड-19 से सतर्क रहिए। अब बात होगी भारत और चीन के झगड़े की। हमने आपको पिछले शोज में बताया था कि किस तरह से भारत की सेना ने लद्दाख में कुछ अहम चोटियों पर कब्जा किया। ऐसी खबरें हैं कि इसके बाद चीन ने बातचीत की पहल की और बातचीत हुई भी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच मॉस्को में बैठक हुई, लेकिन बात बनने के बजाय बिगड़ गई। बैठक के बाद रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि रक्षा मंत्री ने चीनी सैनिकों की कार्रवाइयों, उनका आक्रामक व्यवहार और द्विपक्षीय संधियों का उल्लंघन करते हुए जमीनी हालात को एक तरफा बदलने की कोशिश के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने सीमा पर चीन की तरफ से बड़ी संख्या में फौजियों को भेजने का मुद्दा भी उठाया। बैठक के बाद चीन का भी बयान आया, वो और भी आक्रामक था। चीन ने कहा कि हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब पहले से ही भारत के इलाके में वो घुसे हैं तो कौन से 1 इंच की बात कर रहे हैं, ये नहीं समझ आया। वैसे इस बयान के साथ ही चीन ने लद्दाख में तैनाती बढ़ा दी, यानी युद्ध टाइप की तैयारी कर ली। बड़ी तोपें, टैंक, जवान सब पैंगोंग त्सो झील के आसपास बढ़ा दिए गए। झगड़ा लद्दाख में चल रहा है, लेकिन एक मोर्चा दूसरी जगह खुल रहा है, अरुणाचल में। लद्दाख में भारत ने बढ़त हासिल की तो चीन ने अरुणाचल में खींच निकाली। शनिवार को खबर आई कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा के समीपवर्ती नाचो गांव के कुछ युवक जंगल से लकड़ी लेने गए थे, लेकिन चीनी सेना ने वहां घुसपैठ करके 5 युवकों को अगवा कर लिया। बाकी 2 भाग कर आए। उन्होंने कहानी बताई। इसके बाद से तनाव बढ़ा। एक सीनियर अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने कहा कि पुलिस और इंडियन आर्मी दोनों स्थिति पर नजर बनाए हैं। इलाके में मौजूद भारतीय सेना ने इस मसले पर चीन के पीएलए को मैसेज भी किया, लेकिन जब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन से इन युवकों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जानकारी होने से मना कर दिया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को भी पहचानने से इनकार किया। अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया। ये पुराना मसला है। प्रवक्ता बोले कि चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी। ये चीन का दक्षिणी तिब्बत इलाका है। जैसे चीन मान्यता नहीं देगा तो हमारे देश में कोई हमारे देश का प्रदेश नहीं रहेगा। हम उनकी मान्यताओं के मोहताज नहीं हैं। अब एलएसी के वेस्टर्न सेक्टर के साथ ईस्टर्न सेक्टर में तनाव हो गया है। ये इससे निकला एक सारांश है, सत्य है। एक देश जो अपने को बहुत बड़ा शक्तिशाली देश कहता है और बहुत बोस्ट करता है कि उसकी आर्मी बहुत सक्षम है, आर्म्ड फोर्सेस बहुत सक्षम है, उसके पास बहुत मिलिट्री इक्विपमेंट है, क्या ऐसा देश ऐसा घटिया हरकत करेगा? कोई देश जो बहुत सक्षम है, शक्तिशाली है, ऐसा घटिया हरकत करेगा? ये सिर्फ स्ट्रैटेजी है कि सिविलियंस को अबडक्ट करो। जब हिंदुस्तान की सरकार उनको रिलीज करने के लिए बात करेगी तो उनको हिंदुस्तान सरकार को बोलेगा चीन कि नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ, फिर बार्गेन करने की कोशिश करेगा, दबाव की राजनीति करेगा। जानकार कह रहे हैं कि हालात खतरनाक हैं। दोनों देशों के बीच भरोसे में 1962 के बाद अब सबसे विकट स्थिति आई है। एक छोटी सी घटना भी युद्ध का रूप ले सकती है, पर हमें उम्मीद है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा। आज के शो में इतना ही। अब चलने की बारी है, उससे पहले कविता सुनाने की। आज की कविता भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई। भवानी भाई, जिनको उनके चाहने वाले प्यार से कहते हैं। उस दिन आंख मिलते ही आसमान नीला हो गया था और धरती फूलवती। 4 आंखों का वो जादू तुम्हें यहां से कैसे भेजूं? आओ तो दिखाऊं वो जादू। जादू जैसे जमूरे के बिना नहीं चलता, वैसे बिना तुम्हारे अकेला मैं ना आसमान नीला कर पाता हूं, ना धरती फूलवती। संग साथ बहुत जरूरी है, हमारा आपका साथ भी बना रहे। एक बात और, आप में से कई लोग शिकायत करते हैं कि आजकल पत्रकारिता दुरुस्त नहीं रही, सनसनी हो गई। फिर आप लोग कहते हैं लल्लन टॉप पर भरोसा बचा हुआ है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लल्लन टॉप का जो कंटेंट देखते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिर्फ कमेंट करने भर से काम नहीं चलेगा। आपके जो फैमिली के, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका जो फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब पर लल्लन टॉप शो और जो दूसरे प्रोग्राम आपको पसंद आए उन्हें साझा करें, ताकि सबकी ये शिकायत दूर हो कि अब देश में पत्रकारिता नहीं होती। शुक्रिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।